हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मुसलसल हम जंग को कवर कर रहे हैं और उसके साथ-साथ मिडल ईस्ट में और भी जो वाक़यात हो रहे हैं, उसको भी हम मुसलसल आप तक खबरें भी अपडेट कर रहे हैं और कुछ जानकार लोगों से मुलाकात करा रहे हैं। 7 महीने से ज़्यादा हो गए, जंग खत्म होती हुई नज़र नहीं आती। कभी-कभी लगता है कि शायद बातचीत आगे बढ़े, लेकिन फिर कहीं अटक जाती है और फिर जंग तेज़ हो जाती है। अभी रफ़ा में जहाँ बहुत कहा जा रहा था कि यहाँ फ़िलिस्तीन के जो दूसरे इलाकों में से गाज़ा के नॉर्थ से लोग यहाँ आए हुए हैं, वो पनाह लिए हुए हैं, वहाँ जंग शुरू नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहाँ जंग हो रही है और इज़राइल वहाँ लगातार हमले कर रहा है। लेकिन कुछ जवाबी कार्रवाइयां भी हो रही हैं जो सरप्राइज कहा जा सकता है हमास की तरफ से भी। इतनी लंबी जंग के बाद भी हमास इस ताकत को दिखा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हिजबुल्लाह के लीडर ने अभी 2 दिन पहले कहा था, हसन नसरुल्लाह ने, कि हम सरप्राइजेस देंगे अगर जंग जारी रही। उधर ईरान में इब्राहिम रईसी के मारे जाने के बाद सऊदी अरब और ईरान के बीच में बातचीत हुई है टेलीफोन पर। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बुखबर, जो वहां पर इंटरिम प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की बात कही है और उन्होंने दावतनामा भी दिया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने उसे कबूल भी किया है कि वो ईरान का दौरा करेंगे। तो ये सारे वाकयात बहुत ही अहम हैं, नई सिमत दिखा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब हैं, जो इस वक्त श्रीनगर में हैं और हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। शेख मंजूर साहब, बताइए कि आपको क्या लगता है कि अब किस तरफ, चूंकि CIA चीफ पेरिस होकर के चले गए, अभी कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है। कहा यह जा रहा था कि मोसाद के चीफ और कतर के प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात होगी, मुलाकात हुई भी, लेकिन कोई नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उधर जंग में अभी भी शिद्दत है। आप कैसे देख रहे हैं इस सबको? देखिए, इस सारे सिचुएशन को मद्देनजर ये कर ये हमें ये लगता है कि इजराइल कंफ्यूजन, टोटल कंफ्यूजन वहां की लीडरशिप में है, डायरेक्शनलेस है। उनको ये जो शॉक, उनको 7 अक्टूबर को जो हमस का अटैक उन पर हुआ है, वो उस शॉक से निकलते ही नहीं है। चूंकि ये सबसे बड़ी ह्यूमिलिएशन इजराइल के लिए था, जो एक जिसके बारे में ये कहा जाता था इसकी आर्मी, इसकी इंटेलिजेंस जो है, इसको कहीं ब्रीच ही नहीं कर सकता है। और उसके बाद बार बार ये कहा गया कि उन इंटेलिजेंस, जो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ्स है या दूसरे हैं, उन्होंने बार बार उस वक्त भी कहा था, इजराइल को वार्न किया था, ये जो जंग है आप शुरू कर रहे हैं गाजा में, ये 2-3 महीने इसमें लगेंगे। उस वक्त जो उनकी जो, अब देखते देखते ये 8वें महीने में हो गया दाखिल। और जो रिसेंटली जो रिपोर्ट्स फिर आए हैं, उन्होंने बहुत सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने कहा कि हम उसको आप एलिमिनेट ही नहीं कर सके। और ये भी हकीकत है, न किया है। जो उनके 2 टॉप लीडर्स जहां पर मौजूद है गाजा में, मोहम्मद दूफ और दूसरे साहब, उनको ये, और जो 2 दिन पहले जो खबरें आई कि उनके इजरायली सोल्जर्स को कैप्टिव्स भी बनाया गया, नुकसान भी किया गया जो टनल्स में, ये जो आज रिएक्शन हुई, जो उस पर जो उन्होंने, ये जो सेफ जोन कहा जाता था जहां पर उन्होंने हमला किया, जी इसमें अब तक 40 से ज्यादा लोगों की जो मौत हुई है, ये एक फ्रस्ट्रेशन है। ये उन्हें समझ में नहीं आता है क्या करेंगे। आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था, इजराइल के जो डिफेंस के जो एक सीनियर ऑफिशियल है, जो होस्टेज क्राइसिस, वो कहता है ये जो मसला है प्रेजेंट गवर्नमेंट यानी कि नेतान्याहू की गवर्नमेंट के दौरान हल ही नहीं हो सकता है। एक तरफ इजराइल पर बार बार, चाहे जो भी इंटरनेशनल फोरा है, एजेंसीज है, वहां से दबाव है, वारंट इशू हुए हैं, या जिस पर
इवन जर्मनी जो क्लोज माना जाता था अमेरिका के बाद, जर्मनी जो उनको आर्म्स एम्यूनिशन भी सप्लाई कर रहा था, उसने भी कहा था मैं अवॉइड करूंगा वारंट्स ऑफ अरेस्ट के बारे में। एक बौखलाहट जैसी है। और एक तबका विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन या कैबिनेट में ऐसा है जो जो ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, जो उनके सिर्फ पॉलिटिकल एम्बिशन ज्यादा है, वो इसको ऐसे ही कहते नहीं उनको मारो, चाहे इसमें सिविलियंस होंगे, चाहे जो बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, उनके लिए वो कोई माने ही नहीं रखता है। और इसीलिए बार बार जो अटैक हुआ जो है इस सुल्तान वाले कैंप में जो हुआ है, जो सेफ जोन माना जाता है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो दूसरे इलाकों से शिफ्ट होकर रफा की तरफ आ गए ताकि इन्हें वहां पर एक सेफ जोन मिलेगा। वहां पर इनको नारो कहते हैं, दे वर बर्न्ड अलाइव बाय रॉकेट अटैक्स। ये एक तो हिट हुआ है, बिल्डिंग गिरती है मिसाइल से या गोलियों से मारा जाता है, ऐसे रॉकेट्स लगाए जो आग की वजह से वो जल गए वहां पर। ये रिपोर्ट तो यही है। तो ये दिखाता है कि कितनी फ्रस्ट्रेशन है। एक और रिपोर्ट है कि अब वो ड्रिल शुरू कर रहे हैं, चूंकि और कभी कभी ऐसा लगता है ये वार बढ़ने के भी इम्कानात, फैलने के इम्कानात, बढ़ तो ऑलरेडी गया है। क्योंकि अब इजराइल ये कहता है, ड्रिल्स एक्सरसाइज शुरू किए कि वो अपना जो लेबनान की तरफ वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमास के बाद सबसे बड़ा खतरा उनको हिजबुल्लाह की। वहां से ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा लोग जो नेबरिंग एरियाज में रहते थे उनको डिस्प्लेस तो पहले ही कई महीनों से है, और वक्तन फवक्तन लेबनान से उनको फायरिंग भी की जा रही थी। इजराइल के लिए उनकी सोच या उनका जो है जब समझ में नहीं आता, उनको सरप्राइजेस ऐसे मिलते हैं। अभी जो रॉकेट 30 या 10 के करीब जो रॉकेट्स फेंके गए, ये इसके 8 महीने के बाद भी ये दिखाता है कहीं ना कहीं जो हमास की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो कहीं ना कहीं इंटैक्ट है। वो इस कैपेसिटी में है, हर तरफ चारों तरफ ये गिरे हुए हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट उन्होंने रॉकेट्स दागे। और जैसे वहां खौफ हिरास का माहौल इजराइल में हुआ, क्योंकि कई महीनों के बाद वहां सायरन्स चले। और ये भी है, जैसे वो कहते हैं उनको इजरायली सोल्जर्स को उनको इनवाइट किया ताकि वो जो सुरंगों के अंदर दाखिल हो जाए और वहां उन्हें ट्रैप किया। हालांकि इजराइल ने डिनाई किया, उनके सोल्जर्स ने, लेकिन किसी न किसी जगह ये हकीकत भी है। ऐसे जो उसकी तफसील आई है बाकायदा कि किस किस तरीके से इन्होंने ल्योर इन किया, ट्रैप में लिया, उनको टनल्स में किया और फंस गए वहां पर, और एक के बाद इनको किया। अब दूसरी बात, ये तो नया मसला है, इससे पहले भी जो होस्टेजेस है वो तो वो तब 90% जो गाजा है इस वक्त तकरीबन इजराइल ने वहां पर उसके सोल्जर्स मौजूद है, एक्सेप्ट वो राफा का कुछ इलाका है। अगर वो इस वक्त भी कुछ नहीं कर सके, वो रॉकेट भी दागे, वो हमले भी करते हैं, रिटेलिएशन भी करते हैं, वो होस्टेजेस भी रखे हुए हैं, ये इनको यानी कि इट लुक्स डायरेक्शनलेस। उनके जो अटैक है रैंडम, जो भी सामने आता है उस पर गोली मारते हैं। उसमें बेचारे लोग जो है बेहथियार जो होते, जिनके पास हथियार ही नहीं है, आम कॉमनर्स, वही मारे जाते हैं। लेकिन ये बहुत, इसी वजह से आप देखेंगे कि जो अरब कंट्रीज है उनका भी सब्र का पैमाना जो है लबरेज होने लगा है। अब वो पहले देखते थे, यानी करते थे, म्यूटली रिएक्ट भी करते थे, अब वो स्ट्रांगली करने लगे हैं। भाई हर बात पर सऊदी अरबिया अब रिएक्शन दे रहा है।
कि ये आप क्यों पैलेस्टाइन स्टेट को नहीं मान रहे हैं, ओपनली वो कहते हैं। कुछ स्टेट्स ने ये भी कहा है कि हम उसमें यानी कि पूरी तरीके से पार्ट बनेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, या जो क्रिमिनल कोर्ट में चल रहे हैं इसके खिलाफ प्रोसीडिंग उस पर जाएंगे। ये उनके लिए भी, ये अरब कंट्रीज के लिए भी ये परेशान कुन है, चूंकि इस खिते में ऐसे हमले होना और बार बार जो बाहर की इंटरवेंशन रहता है, चाहे वो डिप्लोमेटिक जरिए ही रहता है, सारा दिमाग, सारा फोकस जो है अरब कंट्रीज के लीडर्स का, वो सिर्फ इस वक्त फलस्तीन है और उसमें भी गाजा है। और जबकि एक प्रोसेस शुरू करने की कोशिश की जा रही है, कुछ न कुछ रोड़े इसमें अटकाए जा रहे हैं, या उसमें रेडिकल ग्रुप्स जो है कैबिनेट में, इजराइल के कैबिनेट में, वो इसमें रोड़े अटका रहे हैं, या कोई दूसरे एलिमेंट्स इसमें काम करें। लेकिन अगर इसमें इन्होंने एक और जो किया है, मिस्टेक की कि वो लबनान की तरफ एक्सपेंड करने की कोशिश की, तो ये सारा जो इलाका है ये तो फिर सारा एनगल्फ हो जाएगा इस कॉन्फ्लिक्ट में, जो अरब कंट्रीज नहीं चाहते हैं। जो और ये एक लेसन ये है, चाहे इसका अभी तो इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं मानेगी, लेकिन फार रीचिंग इसके जो गाजा पर हमला हुआ और हमस की रेजिस्टेंस हुई है, ये इजराइल के वजूद का जो है, वो अब जो कह रहे थे कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि अगर वार कंडीशन में ये रहा, कन्फ्रंट्रेशन के मूड में रहा इजराइल, इसके वजूद को भी, इसको एक झटका तो दिया उन्होंने, और अब वो सूरत हाल नहीं रही कि इसको डिफीट नहीं कर सकते, इसको रेजिस्ट नहीं कर सकते, इसके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर सकते, और चाहे किसी भी सूरत में 7 महीनों या 8 महीनों के दौरान हर तरफ से इजराइल पर हमले किए गए। हौतीज ने एक तरफ किया, हिजबुल्लाह ने किया, इन्होंने इतना होते हुए सारी फौज वहां पर लगाई, इतना होते हुए वो कुछ भी इनको, एक मिलिटेंट ग्रुप के, एक आर्म्ड ग्रुप को वो कंट्रोल नहीं कर सका। 8 महीनों के अंदर एक ओपन अगर ऐसा हो जाएगा, और वो भी विदाउट द सपोर्ट ऑफ जैसे अमेरिका या दूसरे यूरोपियन एलाइज है, इनके बगैर वो कैसे सस्टेन कर सकेगा। और ये जो बलबूते शेख साहब, पिछले हफ्ते में दो एक वाकयात बहुत ही अहम हुए हैं। एक तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वारंट की बात कही, जिसके आपने जिक्र किया कि जर्मनी ने कहा है कि वो गिरफ्तार करेंगे अगर ऐसा हुआ। फ्रांस ने भी उस गिरफ्तारी को एक तरह से सपोर्ट किया है वारंट के लिए। उसके अलावा 3 यूरोप के मुल्कों ने फिलिस्तीन को एज ए स्टेट रिकॉग्निशन भी दिया है। एक तरफ तो ये हाल है, जो इजराइल के दोस्त समझे जाते थे अब तक और हथियार भी दे रहे थे, वहां से वो सपोर्ट कम हुआ है। इधर ईरान के प्रेसिडेंट रईसी के इंतकाल के साथ साथ जो सारे रेजिस्टेंस ग्रुप्स के लीडर्स तेहरान में पहुंचे, उनकी 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 मीटिंग हुई, बहुत ही अहम, और उन्होंने आपस में तालमेल, जंग को आगे कैसे बढ़ाया जाए इस पर बात की। IRGC के चीफ के साथ मुलाकात की, कुछ फोर्स के चीफ के साथ मुलाकात की। वहां एक तरह से कोऑर्डिनेशन और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक तरफ सारे एलाइज टूटते हुए, दूसरी तरफ एलाइज जो है वो इंटैक्ट, इसका नतीजा क्या होगा? कैसे बात अगर आपने देखा इस मीटिंग के बाद भी जो प्रेसिडेंट रईसी के फ्यूनरल में जो पार्टिसिपेशन हुई, वो भी हाईली, यानी कि हाई रिप्रेजेंटेशन हुई है बहुत सारे कंट्रीज से, इवन अरब कंट्रीज जो जिनके साथ इनके ताल्लुकात ज्यादा अच्छे नहीं, उसमें अमीर कुवैत भी था, ट्यूनीशियन प्रेसिडेंट बशर अल असद था, फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरबिया का था, UAE का था, या बहुत सारे बड़े बड़े, और इसके अलावा जो हमास लीडर्स थे या हिजबुल्लाह या दूसरों के लिए, ये उनके लिए वहां पर मीटिंग पे। और इसके बाद ही ये जो आपने देखा रफा में रिटेलिएशन हुई, वो इसका भी हम कह सकते हैं, इसको लिंक कर सकते हैं, ये 2-3 दिन के बाद ही ये हुआ सारा कुछ।
लेकिन दूसरी बात ये जो है, इसका मतलब है जो कंटिन्यूएशन ईरान की पॉलिसी टुवर्ड्स इजराइल है, इसकी कंटिन्यूएशन रहेगी। वो मॉनिटर फुली बैक करेगा ऐसे ग्रुप्स को जो इजराइल के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि वहां पर उनका मिलना, उनके साथ मुलाकात करना, सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का एक किस्म की कोऑर्डिनेशन जो पहले ही से ही थी, क्योंकि ये विदाउट कोऑर्डिनेशन नहीं था। पहले कोऑर्डिनेशन चल रही थी, जब वो कर रहे थे हुतीज कर रहे थे, जब ये करते थे हिजबुल्लाह कर रहा था, जब कहीं और भी होता था ये हो रहा था। लेकिन मोर जो है इफेक्टिवनेस, जिसकी वजह से आज इजराइल ने कहा है कि वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं कि लबनान में कैसे वो वार थिएटर को एक्सपेंड करेंगे, ये इसी का नतीजा है। शायद उनको कुछ इनपुट्स मिले होंगे कि हो सकता है दूसरा जो राउंड है वो लबनान से शुरू हो जाएगा, इसलिए वो अनर्व हुए हैं, इनको समझ में नहीं था। दूसरी बात, इसमें एक और चीज जो सामने आ गई है, डिप्लोमेटिकली जो अमेरिका या दूसरे मुल्क कोशिश कर रहे थे ईरान को आइसोलेट करने की, वो पूरी तरीके से नाकाम हुआ है, क्योंकि उसमें जो पार्टिसिपेशन रही है। और इसके बाद जैसे आपने बिगनिंग में कहा था, सऊदी क्राउन प्रिंस ने उनको इनवाइट भी किया, ताजियत भी की, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने पार्टिसिपेशन भी किया, हाई लेवल डेलीगेशन आया था यूएई और यहाँ से आया था। इसके अलावा दूसरे मुल्क कुवैत ओमान या दूसरे कंट्रीज से जो आया था वो ड्रिफ्ट कर रहा है। हम ये शिफ्ट की बात कर रहे थे, 2 साल से कर रहे थे शिफ्ट की बात, लेकिन अमेरिका इतना एंट्रेंचड है, यानी कि अरब कंट्रीज में खासकर गल्फ में इनके रूट्स इतने हैं, इससे इमिडिएटली बाहर आना किसी मुल्क के रूलर के लिए डेंजर हो सकता है। लेकिन ग्रेजुअल शिफ्ट हो रहा है। जो वो प्रेशर आया था उनको, पहले सऊदी अरब पर प्रेशर आया था कि वो उसको ये जो किया ही था, न्यूक्लियर प्रोग्राम इनका बनाया था बेस। अगर इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम बेस है, अब इस सऊदी अरब के लिए ये आया है कि किसका न्यूक्लियर प्लांट जो है उसके लिए ज्यादा खतरनाक और डेंजरस हो सकता है, क्योंकि उस वक्त अमेरिका भी अपने अलाई जो ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट अलाई जिसे वो कहते हैं सऊदी अरब या गल्फ कंट्रीज, उनकी मदद नहीं, उनकी सुनता भी नहीं है। ये उसके लिए भी वार्निंग शॉट्स है, और ये अमेरिका को सोचना चाहिए। वो पूरी तरीके से इसकी जो अनइंटेंशनली या उसकी जो रॉन्ग पॉलिसीज है, इससे वो इनको धकेल रहा है दूसरे साइड की तरफ। ये कोई भी मुल्क इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा जिस तरीके से इजराइल अपने पावर का मिसयूज करता है, मिलिट्री पावर का मिसयूज करता है। विद अपना तो इतना नहीं है जितना वो बाहर से इसको मिलिट्री सपोर्ट मिलता है, मिसयूज करता है। और ये आई ओपनर है कि यहाँ से जिसको वो प्रोजेक्ट किया जाता है खतरा है, वो खतरा नहीं है, खतरा कहीं और है। तो हो सकता है इसीलिए इवन कंट्रीज जिनको डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे इनके साथ, वो भी बहुत हद तक ये है कि वो कहते हैं ये हमारे लिए दर्दसर बन गया, इसके साथ क्यों करेंगे, क्या अच्छा बेइज्जती अच्छा के अच्छा, लिए। शेख साहब, जब भी इस जंग के शुरू होने के बाद जब भी कोई अमरीकी नुमाइंदा इस इलाके में आता है, सऊदी अरब और इजराइल आता है खास तौर पर, तो दोनों के बीच में ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए फिर से बात करता है। यानी इस डेस्परेट कोशिश में है कि किसी तरह से ये अनाउंसमेंट हो जाए। तो क्या ऐसे वक्त में सऊदी अरब ऐसा कोई कदम उठा सकता है? देखिए, अगर आप देखें जंग से पहले भी सऊदी अरब ने क्लियरली कहा जब तक कि फलस्तीन स्टेट नहीं बनेगी, हालांकि ये लग रहा था, अंडर प्रेशर था, बहुत प्रेशर में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कुछ मुलाकातें भी वो करती, लेकिन अल्टीमेटली उनका ये जो उनकी भी अपनी देखनी है, हर एक के अपने इंटरेस्ट देखने होते हैं। उन्होंने ये वाजह कर दिया है फलस्तीन स्टेट जब तक नहीं बनाएंगे हम इसको नहीं, और ये भी साथ कहा इस शुड बी इट इज कैपिटल। वो अब
जब जंग शुरू हुई, ये तो मौका ही नहीं था। जैसे बार बार प्रेसिडेंट बाइडेन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहने लगा कि हम इसको सऊदी अरब को कहते हैं, आप इसको, कौन इस वक्त इट इज अ सुसाइड फॉर दैट कंट्री। जो भी करे, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन जो है इतने फार रीचिंग है कि एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड में ये मैसेज आए कि जब वो फलस्तीनियों का कत्लेआम करता है, तो इस वक्त एक कंट्री जिससे हम उम्मा के एक लीडर के तौर पर इस प्रेजेंट हो रहा था, वही इसको रिकॉग्नाइज करेगा। ये कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है इस वक्त करने की। दूसरी बात, करे किस पर? आज भी, कल भी इसने कहा, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इसको रिकॉग्नाइज, इजराइल को रिकॉग्नाइज करना चाहिए पैलेस्टाइन को। मेड इट अगेन क्लियर। अच्छा, दे एंडोर्स बोथ स्टेटमेंट, आईसीजी का भी किया एंडोर्स, सपोर्ट किया उसको। और दूसरा जो यूरोपियन कंट्रीज जिसमें जो है स्पेन और सुल्वानिया जो आयरलैंड जो शामिल है, उन्होंने जो स्टैंड लिया, और नॉर्वे शामिल है जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, उसको उन्होंने एंडोर्स किया। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका कहता है नहीं, हम इस स्टेट के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम कहते हैं टॉक्स के जरिए। आप जंगबंदी करने में नाकाम हुए, आप स्टेट बनाने में क्या रोल अदा कर सकोगे? अच्छा, इस बीच में अमेरिकन मीडिया ने ये 2-3 बार खबर देने की कोशिश की, सोर्सेस की बुनियाद पर, बगैर नाम बताए, कि सऊदी अरब की तरफ से अमेरिका को ये कहा गया है कि आप सिर्फ वादा कर लो फिलिस्तीन स्टेट का, चाहे कोई ठोस कदम उठाओ या ना उठाओ, इतना कर लो, तब हम आपके साथ नॉर्मलाइज कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि उतने में भी करेगा सऊदी अरब? नहीं करेगा। देखिए, वादा तो पहले ही हुआ है, जब 2 स्टेट फार्मूला को, ये अमेरिकन प्रपोजल है, ये आपका और मेरा प्रपोजल नहीं था, ये अमेरिकन प्रपोजल है, जिसको वहाँ जो मीटिंग में जो हुई थी इनकी, जिसमें इजराइल, फलस्तीन और अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव, उसमें पास किया गया। हाँ, दिस शुड बी द फाइनल सेटलमेंट फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ द पैलेस्टीनियन इशू, इसके लिए ये किया था, उसको मान भी लिया था। अमेरिका इस वक्त भी मानता है इस रेजोल्यूशन को। ये तो एक उनकी कमिटमेंट में है। अगर आप देखेंगे जो इनके यूएन रिप्रेजेंटेटिव है, जब उसने विटो किया, जब पैलेस्टाइन के बारे में रेजोल्यूशन आया जनरल असेंबली में, उसने कहा वी आर नॉट अगेंस्ट टू पैलेस्टीनियन स्टेट, बट दिस इज नॉट द फोरम टू डू इट। उन्होंने, हालांकि वो कहते हैं कि टॉक्स के जरिए, इसमें क्या था, अगर वो यही कहते हाँ हम मानते हैं ये, और विद राइडर ये भी कहते हैं, सपोर्ट करते, लेकिन राइडर में ये कहते हैं कि इसके लिए नेचुरली, देखिए, जब आप किसी स्टेट को बनाना है, जिसके पास जमीन है, जो गासिब है, उसके साथ तो नेगोशिएशन तो करनी ही है। दैट्स द फाइनल स्टेप। ये तो फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है कि इस स्टेट के जो है टेरिटरी, इसके लोगों को, जैसे जो है ईस्ट जेरूसलम का फेट क्या रहेगा, अलेक्सा का फेट क्या रहा। हालांकि यूएन रेजोल्यूशन ने क्लियरली जो 67 में पास हुआ आफ्टर जंग, तो जेरूसलम इज द कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन स्टेट, वो मान लिया। जो ये, वो तो बाद में हो सकता था। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ये अच्छा मौका था कि इसको सपोर्ट करते, ताकि वो एक स्टेप क्लोजर टू फॉर सेटिंग अप पैलेस्टाइन स्टेट पहुंचते। वो पहले ही में इसको ये करते हैं, नेगेट करते हैं, वीटो करते हैं, और लॉजिक क्या देते हैं जो किसी के समझ में ही नहीं आता है। साफ छुपते नहीं, सामने आते भी नहीं। कभी कहते हैं हम इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन करते हैं किसी दूसरे को। करने में क्या था, इसमें करते एक मैसेज भी जाती है उनके जो है फ्रेंड्स को, भाई आप भी अपने आप को सुधारो। यहाँ से ये कहते हैं ये सुधरता नहीं है, बिगड़ा हुआ बचा है, उसको सुधारने के लिए एक मैसेज आती है, लुक वी कैन नॉट सपोर्ट यू ऑलवेज इफ यू कंटिन्यू योर पॉलिसी, एग्रेसिव पॉलिसी लाइक दिस, समथिंग हैज टू बी डन। लेकिन वो खुद इतना, इसे डबल स्टैंडर्ड भी क्या कहा जाए, कंफ्यूजन। आप देखिए, अमेरिका ही अब कोई इजराइल की बात नहीं करता है,
ये मैंने कहा ना, हर एक जगह उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये उसकी दाव पर लगा है। सारा उसके जो क्लेम्स थे ऑफ इंटरनेशनल रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स या दूसरी चीजें थी, उसके चाइल्ड प्रोटेक्शन का था, एजुकेशन का था, हेल्थ के बारे में जो थे, वो सारे तो खोखले साबित हुए। किस तरीके से सारे अस्पतालों और मेडिकल केयर को जो है तबाह बर्बाद किया, तहस-नहस किया। लोगों को जो हंगर के बारे में है, लोगों का खाने-पीने की कोई चीज़ माहौल सहूलियत नहीं। ये देखते हुए भी कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं लेता। जी, जी। वो चूँकि उनके साथ ही हैं मुसलसल, वो ज़बरदस्ती अपनी इमेज नैरेटिव बनाने के लिए कोशिश उससे करते हैं कि कौन लेगा? हू इज़ गोइंग टू हाँ, बाय देयर थ्योरी? जी, हू जी, इज़ गोइंग टू बिल्कुल। बाय देयर थ्योरी? 2 हुँ, दिन पहले उन्होंने $250 मिलियन के आर्म्स एम्यूनिशन को सैंक्शन किया इनको। एक तरफ आप आर्म्स एम्यूनिशन देते हैं व्हेन दे आर एट वॉर, दूसरी तरफ का नहीं जी बंद करो जी ये गाज़ा। ये कैसे हो सकते हैं? ये जो एक तरफ ये करो, या तो पूरा इनको कहो जब तक वार बंद नहीं करोगे हमारे साथ जो सारा कुछ, ना एड मिलेगा ना कुछ मिलेगा। ये इसके बरक्स क्या करते हैं, जो उनको कोई किसी तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उनको जो है एड बंद करते हैं ये, जी, कि जी। भाई ये चूंकि ये एड उनके हाथों में लगता है। ये क्या है, कौन सी ये तुक की बात ही नहीं है, इसमें बनता ही नहीं है कुछ इनके ये। इट शोज़ कि कहीं कुछ समझ में नहीं आता है उनको क्या करें? अब यहाँ वो से वो वहाँ पर मुकम्मल अमेरिका। मुकम्मल मुकम्मल तौर पर फ़िलिस्तीनियों को वहाँ से ख़त्म करने, निकालने का जो प्रोजेक्ट था, वो तो कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आता। वो वो तो कहाँ हो जाएगा? हाँ, उसमें सबसे बड़ी जो बात है, वही दैट इज़ अ थ्रेट टू अरब कंट्रीज़। जिस दिन वो हो जाएगा, ऑलरेडी जो है इजिप्ट जो है तबाह हो जाएगा। जी, इजिप्ट में अभी भी रिसेंटली कहते हैं जो इसके सिनाई इलाके में, वहाँ पर जो है मिलिटेंट एक्टिविटीज़ बढ़ गई है। हुँ, हुँ। क्योंकि वहाँ पर जो है लोग शायद पेनिट्रेट करते हैं, इतने भी नहीं है ना बहुत नहीं, सारे नहीं, लोग। एक एक शेख साहब, एक रिपोर्ट आई थी, हमने उस पे किया था, मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट थी, मुझे याद है 2 हफ्ते पहले। अब्दुल फत्ताह अल सीसी के एक बहुत ही नज़दीकी बिज़नेसमैन हैं, जो वीआईपी वीज़ा या कोई ट्रांज़िट देते हैं, और हर दिन तकरीबन 20-21 लाख डॉलर कमाए जा रहे हैं उन फ़िलिस्तीनियों को अंदर लाने के लिए। एक ट्रक मदद का जाता है तो उसमें $5,000 ले लिया जाता है। तो इजिप्ट भी अच्छा खासा पैसा बना रहा है इसमें। में ये एक पैसा बड़ी बनाता है, लेकिन पैसा उसके साथ सिक्योरिटी थ्रेट हो उसको हुआ है। एक तरफ तो पैसा बना रहा है, देखिए इजिप्ट की इकोनॉमी जो है वो खराब है, हाँ, लेकिन जो सिक्योरिटी थ्रेट होगा, अगर पैसा तो बना रहा है, वो जो इनको स्मगल करने में, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि टर्किश प्रेसिडेंट ने कहा 2000 के करीब हमस जो सोल्जर्स है या मिलिटेंट्स आप उनको कहिए, उनको दे आर ट्रीटिंग देम इन वेरियस, वो कैसे हाँ। कहाँ से गए? हुँ, हुँ, वो हुँ। तो वह इजिप्ट ही गए होंगे। जी, somebody जी। must have airlifted them from Egypt. That means somebody has facilitated them. हुँ, 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 ऐसे तो नहीं गए ना, एक तो हुँ। बीमार है, एक इंजर्ड है। उसने ये ओपनली कहा है कि उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में इनको इलाज दिया जा रहा है। ये तो उसे दूसरी उसे बात। उसे बाद में उस स्टेटमेंट को ज़रा डाइल्यूट करते हुए एक सरकारी अफ़सर ने कह दिया कि शायद गलती से बोल दिया है, फ़िलिस्तीनी ये लोग हैं। ख़ैर, अभी एक एक चाहे फ़लस्तीनी है या हमस है, हाँ, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। बिल्कुल, बिल्कुल, हमस बिल्कुल। वाले कहीं दूसरे इलाके से तो नहीं आए, दे आर अ पार्ट ऑफ दिस पैलेस्टीनियन सिस्टम। वो यकीनी इसका ये कहना है, हाँ चलिए हमस पैलेस्टीनियंस है, पैलेस्टीनियंस को यूजुअली जैसे आपने कहा, ये पैसा देकर वो इजिप्ट और किसी दूसरे गल्फ कंट्रीज में ही इनका इलाज होता है। कुछ जो है जो नॉर्मल है, कतर में भी उनको दिया जाता है, हाँ, ट्रीटमेंट वीटमेंट दिया जाता है, या कुछ उनको जो है इवन ईरान या दूसरे कंट्रीज में उनको दी जाती है ये हुँ, फैसिलिटी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक एक ताज़ा रिपोर्ट आ रही है, मीडिया वॉच डॉग जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, हाँ, हाँ। उन्होंने उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, इज़राइल पर इल्ज़ाम लगाते हुए कि उन्होंने वॉर क्राइम्स किए हैं गाज़ा जर्नलिस्ट्स के खिलाफ। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट पर अब इज़राइल के खिलाफ
मुसलसल एक के बाद एक पिटीशंस जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई कहीं गिरफ्तारी तक का नंबर आ जाएगा? क्या ये जो सरकार के अंदर एक घबराहट है, चूंकि उनके एलाइज भी गिरफ्तार करने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्या कोई सीरियस थ्रेट है इंटरनेशनल कोर्ट इजराइल के लिए? देखिए, थ्रेट नहीं, एक चीज है, एक मैसेज है, इसको एक लेबल किया गया है कि ही इज इन्वॉल्व्ड इन वार क्राइम्स, जेनोसाइड, एक लेबल लगी है इसके खिलाफ। अब इसको गिरफ्तार करें ना, वो जो सब्जेक्टिव मैटर है ये, लेकिन एक लेबल लगी। दूसरी बात, इसका सबसे बड़ा नुकसान, जैसे आपने खुद कहा है, इसके जो ओन एलाइज है वो खुद कहते हैं हम इसको जो है, उनका जो वर्डिक्ट है, अगर उसको कहा जाएगा हम इसको अप्लाई करेंगे, वी विल अबाइड बाय दैट। ये इसके लिए सबसे बड़ी ह्यूमिलेशन है। ये नहीं है कि अभी उठाया, मेरे ख्याल में पुतिन के खिलाफ भी निकला है। जी हाँ। लेकिन पुतिन को कौन अरेस्ट कर सकता है? किसकी मजाल है? वो हर एक जगह गया, वो वहां भी जाता है, साउथ अफ्रीका, जो जगह, चाइना भी रिसेंटली गया। उसके अलावा लेकिन ये है कि कर सकते हैं। आपने देखा जो पिछली बार ये जो हुआ क्रोशिया और इसमें जो हुआ, उसके खिलाफ वार क्राइम्स हुए, वो जो क्या नाम था उसका, चूंकि उसने जो वहां पर मुसलमानों के खिलाफ वहां पर करे हर्ज़गोविनिया में किया है। ये चीजें तो एक रिकॉर्ड में रहता है। एज एंड व्हेन लीडर बिकम्स वीक, या ये देन देयर विल बी एवरी, ये ऐसे है इंटरपोल की वारंट जैसी। कब इसको एग्जीक्यूट करेंगे ये तो किसी भी वक्त कर सकते हैं। आज नहीं करेंगे, कल अगर ये पावर में नहीं होगा तो दूसरे लोग भी करेंगे। उस वक्त हो सकता है इजराइल में जो दूसरी गवर्नमेंट, वो भी कहते हैं ये इसको अरेस्ट करो। क्योंकि आज या कल ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा है विद इन इजराइल, वो कहते हैं ये हमारे लिए लाइबिलिटी बन गया है नेतन्याहू। जो उनके कैप्टिव्स की फैमिलीज के प्रोटेस्ट मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। एक तो वो, दूसरे वो कहते हैं इसी की वजह से हमें जो पोजीशन है खराब हो गई है। क्योंकि आपने पहले भी देखा जो यूएस में प्रोटेस्ट हुए, इसमें कुछ ज्यूज ने भी पार्टिसिपेट किया। उनके लिए भी ये जो है, जिस तरीके से उसको, अब जैसे पहले इजराइल, कुछ लोग सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज कहते थे, लेकिन अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जो इसका चेहरा सामने आया, वो तो अब आया है कि किस तरीके से ब्रूटैलिटीज और हीनियस क्राइम्स कैसे ये कमिट कर रहा है वहां पर। ये चीजें जो है विद इन इजराइल, उसके लिए एक प्रॉब्लम। वो कहते हैं जितना ये जल जाएगा इतने लिए हमारे लिए निजात है। ये आप बाहर के लोगों के लिए इतना नहीं है जितना इजराइल के लोग चाहते हैं ये जाए। जी। खुद अब इजराइल के लोग उसके खिलाफ हो गए नेतन्याहू के, और मुसलसल जंग जारी रहने से सभी को परेशानी है, नुकसान है, और जो कैप्टिव्स हैं उनको छुड़ाना जल्दी से जल्दी चाहते हैं इजरायली लोग। अब यूरोप के सरकारें इजराइल से दूर जा रही हैं। अब अमेरिका और इजराइल ऐसा लगता है कि दुनिया भर में आइसोलेट हो रहे हैं, तन्हा होते जा रहे हैं। ये देखिए आने वाले वक्त में और क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।